हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज मैं आपको ब्राज़ील की एक ऐसी अनोखी और हैरत अंगेज बैंक रॉबरी की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें एक गैंग ने ब्राज़ील के सबसे बड़े बैंक के सेंट्रल वॉल्ट से 146 मिलियन रियल यानी 80 मिलियन डॉलर चुरा लिए। इस बैंक रॉबरी को ब्राज़ील के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी कहा जाता है और इसमें शामिल होने वाले गैंग मेंबर्स की कुल तादाद थी 34। इस चोरी को एक शापित चोरी भी कहा जाने लगा, क्योंकि इसमें शामिल सभी चोर एक एक करके या तो गायब होते चले गए या मारे गए। हालांकि इस बैंक वॉल्ट में हर जगह सीसीटीवी कैमरास, थर्मल सेंसर्स और हाई सिक्योरिटी सिस्टम्स लगे हुए थे, मगर इसके बावजूद भी इस गैंग ने ब्राज़ील के इतिहास की उस बैंक रॉबरी को अंजाम दिया जिसके बारे में ना तो बैंक को पता चला और ना ही पुलिस को। पुलिस को इस पूरे केस को सुलझाने में कई सालों का वक्त लग गया और जैसे जैसे पुलिस इस केस को सुलझाने के करीब पहुंचती गई, वैसे वैसे उनके सामने वो खुलासे होते चले गए जिसे देखकर वो हक्का बक्का रह गए। तो आखिर कैसे ये चोर इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद भी इस वॉल्ट में घुसने में कामयाब हो गए, और इस चोरी के बाद ऐसा क्या हुआ कि वो सभी एक एक करके या तो गायब होते चले गए या मारे गए, ये जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। कहानी शुरू होती है सन 2005 में, जब 8 अगस्त की सुबह ब्राज़ीलियन फेडरल पुलिस स्टेशन में सुबह फ़ोन की घंटी बजती है। ये कॉल उन्हें ब्राज़ील के सेंट्रल बैंक की तरफ से आया था, जिसमें कॉल की दूसरी तरफ बैंक मैनेजर था और वो पुलिस को बताता है कि उनके बैंक वॉल्ट में चोरी हो गई है। ये सुनते ही फ़ोन पर बात कर रहा पुलिस ऑफिसर इस बात पर यकीन नहीं कर पाता, क्योंकि सेंट्रल बैंक एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी वाला बैंक था और इससे पहले ये बैंक कभी भी चोरों के निशाने पर नहीं रहा। बहरहाल पुलिस ऑफिसर्स की एक टीम बैंक के लिए निकल जाती है और महज कुछ ही देर में बैंक पहुंच जाती है। आपको बताता चलूं कि बैंक के लोगों को इस चोरी के बारे में 8 अगस्त की सुबह यानी मंडे को पता चला, और क्योंकि बैंक वीकेंड पर 2 दिन के लिए बंद था, इसलिए जब तक इस चोरी के बारे में उन्हें पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस के बैंक पहुंचने के बाद बैंक मैनेजर उन्हें सीधा बेसमेंट में ले जाता है जहां ये वॉल्ट था, और वहां का नज़ारा देख पुलिस के पैरों तले ज़मीन सरक जाती है। पुलिस देखती है कि वॉल्ट की ज़मीन में एक गड्ढा है, मगर ये गड्ढा इतना छोटा था कि इसमें घुसना लगभग नामुमकिन था। पुलिस बैंक मैनेजर से सबसे पहला सवाल करते हुए ये पूछती है कि इस रॉबरी में कितने पैसे चोरी हुए हैं, जिसके जवाब में मैनेजर बताता है कि उनके बैंक से लगभग 100 मिलियन रियल चोरी हुए हैं। मगर जब इस चोरी की रकम का सही से हिसाब लगाया गया तब पता चला कि टोटल 186 मिलियन रियल यानी 80 मिलियन डॉलर चोरी हुए हैं। पुलिस को बार बार ये सवाल परेशान कर रहा था कि आखिर चोर इतने छोटे गड्ढे से इतनी बड़ी रकम कैसे चुरा ले गए, और इसी कश्मकश में वो उस गड्ढे के पास बैठ जाते हैं। इन सभी पुलिस वालों में एक पुलिस ऑफिसर था जो बहुत दुबला पतला था, और वो कहता है कि वो उस गड्ढे के अंदर जाएगा और देखेगा कि अंदर क्या है। ये सुनते ही दूसरा पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है, और हो सकता है कि चोर अंदर ही बॉम्ब छोड़ गए हों या वो अभी भी अंदर हों और उनके पास हथियार हों। बहरहाल इस बातचीत के बाद भी वो पुलिस ऑफिसर उस गड्ढे के अंदर चला जाता है, जिसका नाम था इनियस सोबेरा। इस गड्ढे के रास्ते इनियस एक सुरंग तक पहुंचता है जिसे लकड़ी के सपोर्ट से रोका गया था, और साथ ही साथ इसमें वेंटिलेशन पाइप्स, पंखे और लैंप्स भी लगी थी जो अभी भी जल रही थी। ये देखने के बाद इनियस को लगने लगता है कि शायद चोर अभी भी सुरंग की दूसरी तरफ हैं और उनके पास हथियार हैं, और इसी वजह से वो बहुत डर जाता है और ये सोचने लगता है कि उसने ये रिस्क क्यों लिया। हालांकि वो इस सुरंग में धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था, मगर उसे इस बात का डर भी था कि वो चोरों के बिछाए हुए किसी जाल में न फंस जाए या उस सुरंग में बॉम्ब ना हो। हालांकि ये सुरंग महज 70 मीटर ही लंबी थी, मगर इनियस बहुत ज़्यादा चौकन्ना होकर इसमें रेंग रहा था, इसीलिए उसे सुरंग पार करने में 1 घंटा लग गया। सुरंग के एंड पर पहुंचने पर इनियस देखता है कि वहाँ एक सीढ़ी लगी हुई है जो सीधे ऊपर एक गड्ढे की तरफ जाती है, जो एक ढक्कन से बंद था। अब इनियस का डर और उसकी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी, और तब वो अपनी बंदूक निकालकर सीढ़ी पर चढ़ता है और उस गड्ढे तक पहुँचकर उसका ढक्कन हटा देता है। ढक्कन हटाकर वो ऊपर दाएं बाएं देखने लगता है ताकि उसे कोई चोर दिखाई दे जाए, मगर वो जगह पूरी तरह खाली थी। इसी दौरान इनियस का ध्यान ज़मीन पर फैले एक वाइट पाउडर की तरफ जाता है, जिसका इस्तेमाल फिंगरप्रिंट्स को मिटाने के लिए किया गया था, और साथ ही साथ वो ये भी देखता है कि पूरे कमरे में हर तरफ कपड़े, खुदाई का सामान और खाने पीने का बचा हुआ सामान फैला पड़ा है। इस कमरे की सारी खिड़कियों को लकड़ी के पटरों से बंद कर दिया गया था, और इस पूरे कमरे की छानबीन करने के बाद इनियस को ये समझ आ गया कि ना तो यहाँ कोई चोर है और ना ही कोई पैसे, मगर एक रूम था जो पूरी तरह मिट्टी की बोरियों से भरा था, और ये वही मिट्टी थी जो सुरंग की खुदाई करने के दौरान निकली थी। इस रूम के बाहर आने पर इनियस को यह पता चलता है कि बैंक यहाँ से महज 70 मीटर की दूरी पर है, और वो कॉल करके बाकी पुलिस वालों को वहाँ बुला लेता है। पूरी चोरी की शुरुआत और प्लानिंग इसी घर से हुई, जिसे ग्रास कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड कराया गया था, और इसके पीछे की वजह आपको आगे की कहानी में पता चलेगी। देखते ही देखते इस चोरी की खबर पूरे ब्राज़ील में आग की तरह फैल जाती है, और महज कुछ ही देर में जर्नलिस्ट की भीड़ इस घर को चारों तरफ से घेर लेती है। अब पुलिस पूरे क्राइम सीन को बहुत बारीकी से खंगालना शुरू करती है, जिसमें वो बैंक के बेसमेंट, सुरंग और इस घर के चप्पे चप्पे की छानबीन शुरू करती है।
इस छानबीन में पुलिस के हाथ एक पैटर्न लगता है जिससे उन्हें यह समझ आने लगता है कि ये चोरी का बिल्कुल वही तरीका है जिसका इस्तेमाल 1 साल पहले साओ पोलो में एक चोरी को करने के लिए किया गया था। पुलिस अब अपनी एक थ्योरी बनाना शुरू करती है कि हो ना हो इन दोनों चोरियों में कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है और सेंट्रल बैंक की चोरी में भी उन्हीं लोगों का हाथ है जिन्होंने साओ पोलो में चोरी को अंजाम दिया था। इन चोरों ने जिस घर से इस चोरी को अंजाम दिया उससे पहले इन लोगों ने रेंट पर लिया और फिर उसे हरा रंग करके एक ग्रास कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड करा दिया। ऐसा करने के पीछे की वजह यह थी कि जब वो लोग खुदाई में निकलने वाली मिट्टी इस घर से बाहर ले जाएं तब किसी को उन पर कोई शक ना हो और हर किसी को ये लगे कि ग्रास का काम होने की वजह से उन्हें बहुत सारी मिट्टी लाने ले जानी पड़ती है। इस घर में जिस कमरे से वो लोग सुरंग की खुदाई कर रहे थे वहाँ उन लोगों ने एक कारपेट भी बिछवा दिया था और खुदाई का काम करने के बाद वो लोग सुरंग के मुंह को इस कारपेट से छुपा देते। इस पूरी 70 मीटर लंबी सुरंग को खोदने के लिए उन चोरों ने महज कुल्हाड़ी और फावड़ों का इस्तेमाल किया ताकि बाहर कोई आवाज़ ना जाए और इस सुरंग को सपोर्ट देने के लिए उसमें लकड़ी और स्टील के पटरे लगा दिए जिसमें उन्हें 900 पटरों की ज़रूरत पड़ी। ये सुरंग इतने प्रोफेशनल ढंग से बनाई गई थी कि इसमें लाइट्स के साथ साथ वेंटिलेशन सिस्टम भी बनाया गया था ताकि खुदाई के दौरान सभी आसानी से सांस ले सकें और साथ ही साथ एक वाटर ट्यूब और फोन लाइन का भी इंतज़ाम किया गया था। इस वाटर ट्यूब का इस्तेमाल वो लोग काम के लिए और पानी पीने के लिए करते थे और फ़ोन का इस्तेमाल ऊपर बैठे नज़र रख रहे लोगों से बातचीत करने के लिए करते थे। इस सुरंग की खुदाई के लिए उन लोगों ने अलग अलग शिफ्ट बना रखी थी जिसमें हर शिफ्ट में 7 लोग दिन रात काम करते थे, मगर उनके सामने जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो थी इस खुदाई में निकलने वाली मिट्टी। इस मिट्टी को लेने के लिए रोज़ एक ट्रक उस घर के बाहर आता जिसमें वो लोग मिट्टी से भरी बोरियां उस ट्रक में रख देते और वो उन्हें लेकर वहाँ से चला जाता और ये नज़ारा रोज़ आस पड़ोस के लोग देखते। पहले तो उन पड़ोसियों को यही लगा कि ग्रास का काम होने की वजह से उन्हें रोज़ मिट्टी लाने ले जानी पड़ती है, मगर जब ट्रक दिन में 2-2 बार मिट्टी लेने के लिए आने लगा तब ये बात उन्हें खटकने लगी। धीरे धीरे पड़ोसियों को ये शक होने लगा कि इस घर में कोई ना कोई गलत काम हो रहा है और ये बात इन चोरों के गैंग को साफ समझ आने लगी और इसी वजह से वो फैसला करते हैं कि वो इन मिट्टी की बोरियों को घर के अंदर एक कमरे में रखेंगे। धीरे धीरे एक एक करके इस घर के सारे रूम मिट्टी की बोरियों से भरते चले गए और फिर उन्होंने मिट्टी की बोरियों को घर के पीछे बने छोटे से गार्डन में फेंकना शुरू कर दिया। इन चोरों ने वॉल्ट बेसमेंट तक पहुंचने के लिए जो सुरंग खोदी थी वो एक 70 मीटर सीधी सुरंग थी जिसमें महज एक छोटा सा घुमाव था जो सीवर लाइन से बचने के लिए बनाया गया था और ये सुरंग सीधे बेसमेंट में जाकर खुलती है जिसमें सभी हाई सिक्योरिटी गैजेट्स लगे हुए थे। इन गैजेट्स में जो सबसे पहला गैजेट था वो एक ऑरेंज कलर की क्रेन मशीन थी जिसका इस्तेमाल बेसमेंट में रखे बड़े बड़े पैसों के बॉक्सेस को क्रेन्स पर रखने के लिए किया जाता था। क्योंकि इन बॉक्सेस का वजन 300 से 500 किलो के बीच होता था और बैंक में काम करने वालों को दिन भर ये बॉक्सेस इधर से उधर करने पड़ते थे, इसीलिए इन क्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता था और रोज़ काम खत्म करने के बाद इन क्रेन्स को वहीं छोड़ दिया जाता था। मगर फ्राइडे की रात को काम खत्म करने के बाद कुछ अलग हुआ जिसकी वजह से ये चोरी अपने शुरुआती दौर में ही लोगों की नज़रों से ओझल हो गई। फ्राइडे की रात को काम खत्म करने के बाद बैंक का एक एम्प्लॉय इस क्रेन को बिल्कुल उसी जगह के पास रख देता है जहां ये चोर अपनी सुरंग का मुंह खोलने वाले थे। ऐसा करने के पीछे की वजह ये थी कि इस क्रेन से एक आड़ करी जाए जिससे सुरंग का मुंह सीसीटीवी कैमरे में ना आ सके और जब पुलिस की तहकीकात में ये पहलू सामने आया तब उन्हें ये बहुत अजीब इत्तेफाक लगा और उन्हें ये शक होने लगा कि हो ना हो बैंक का कोई एम्प्लॉय इन चोरों के साथ मिला हुआ है। पुलिस को यह समझ आने लगा कि ये क्रेन जानबूझकर इस गड्ढे के मुंह के पास रखी गई है और साथ ही साथ एक सुराग और पुलिस के हाथ लगा। पुलिस देखती है कि इन कैश बॉक्सेस को भी इस ग्रे खंबे से मिलाकर नहीं रखा गया था बल्कि इसके बीच में 10 से 12 इंच का एक गैप रखा गया था ताकि चोर आसानी से इन बॉक्सेस की आड़ में निकल सकें और सीसीटीवी कैमरे की नज़र में ना आए। इस बेसमेंट में कुल 6 कैमरास थे जो बेसमेंट के हर कोने को कवर करते थे, मगर दीवार और कैश बॉक्सेस के बीच का एरिया वो जगह थी जो सीसीटीवी कैमरास की पहुंच से दूर था और इसी का फ़ायदा उठाकर इस पूरी चोरी को अंजाम दिया गया था। हालांकि इस बेसमेंट में थर्मल सेंसर्स भी लगे हुए थे, मगर ये सेंसर्स बजाय दीवार के बेसमेंट की छत में लगे हुए थे और चूंकि छत काफ़ी ऊंची थी इसलिए सेंसर चोरों को डिटेक्ट नहीं कर पाए और इस बात की खबर भी चोरों को पहले से ही थी जिसके बारे में सिर्फ गार्ड्स और बैंक में काम करने वालों को मालूम होता था। अब पुलिस एक पूरी थ्योरी बनाना शुरू करती है कि उस रात बैंक बंद होने से पहले से लेकर चोरी होने तक क्या क्या हुआ होगा। पुलिस के मुताबिक ये चोर फ्राइडे की शाम को 6 से 7 के बीच बेसमेंट तक पहुंचे होंगे और ये वो वक्त था जब बैंक बिल्कुल बंद होने वाला होता है। हालांकि बैंक अभी भी बंद नहीं हुआ था, मगर फिर भी ये चोर 6 से 7 के बीच इसलिए घुसे क्योंकि बेसमेंट के बाकी सेंसर्स बैंक बंद होने के बाद यानी 7 बजे के बाद ही काम करना शुरू करते थे। क्योंकि इस बेसमेंट में 6 बजे के बाद कोई बैंक एम्प्लॉय नहीं आता था, इसलिए वो सभी बेसमेंट के अंदर घुसकर पहले कैश बॉक्सेस के पीछे छुपते हैं और फिर उनमें से 3 लोग एक एक करके उन सभी सेंसर्स को अपने साथ लाए गैजेट्स की मदद से डिसेबल कर देते हैं।
वो चोर बैंक के सेंसर्स को डिसेबल करने से लेकर बेसमेंट के चप्पे चप्पे के बारे में जानते थे और इसकी सबसे बड़ी वजह थी वो बैंक एम्प्लॉय जो इन चोरों के साथ मिला हुआ था और जिसके बारे में आपको आगे चलकर पता चलेगा। पुलिस का शक अब यकीन में बदलता जा रहा था कि इस चोरी में एक बैंक एम्प्लॉय का भी बहुत बड़ा हाथ है, मगर ना तो अब तक उनके पास कोई पुख्ता सबूत था और ना ही वो उसे पकड़ पा रहे थे। लगभग शाम 6:45 पर बेसमेंट को बाहर से लॉक कर दिया जाता है और सभी एम्प्लॉय 7 बजे बैंक बंद करके अपने अपने घरों को चले जाते हैं। बैंक बंद होने के 5 मिनट बाद ही सभी चोर उन कैश बॉक्सेस के पीछे से निकलते हैं और उन सभी बॉक्सेस से कैश निकालकर अपने बैग्स में भरना शुरू करते हैं। वो सभी अब बिल्कुल बेफिक्र थे और उन्हें कोई डर भी नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि वीकेंड होने की वजह से बैंक 2 दिन बंद रहेगा और वो अपनी चोरी को बहुत आसानी से अंजाम दे सकते थे। वो इस सारे कैश को प्लास्टिक बैग्स में रखकर उस गड्ढे में डाल रहे थे जिसके नीचे सुरंग थी, जहां गैंग के दूसरे मेंबर्स इन बैग्स को लेकर सुरंग के दूसरे एंड तक पहुंचा रहे थे, जहां गैंग के बाकी मेंबर्स इन बैग्स को रस्सी से ऊपर खींच रहे थे। हर बैग में लगभग 5 लाख रियल थे और चूंकि उन्होंने 186 मिलियन रियल चुराए थे, इसलिए उन्हें 370 बैग्स की ज़रूरत पड़ी थी और ये अपने आप में बहुत हैरत अंगेज और बड़ा ऑपरेशन था। सारी थ्योरी बनाने के बाद पुलिस को यह समझ आने लगता है कि उन्हें उस घर से जुड़े हर पहलू की बारीकी से छानबीन करनी होगी, क्योंकि इस केस से जुड़ी सभी कड़ियाँ उसी घर में हैं। अब पुलिस सबसे पहले ये पता लगाने में जुट जाती है कि ये ग्रास कंपनी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है और ये घर किसके नाम पर रेंट पर लिया गया है। इस छानबीन में पुलिस को पता चलता है कि इस कंपनी को चलाने के लिए जिस आदमी के नाम पर लाइसेंस लिया गया है उसका नाम है पाउलो सर्जियो। लाइसेंस पर पाउलो की फ़ोटो देखने के बाद पुलिस को बहुत अटपटा सा लगता है, क्योंकि उसने फ़ोटो में अपने सर पर एक बीनी पहन रखी थी, जिसकी वजह से पुलिस के लिए उसे पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा था। पुलिस को ये बात बहुत अजीब लग रही थी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड ने इस तरह की फ़ोटो को एक्सेप्ट कैसे कर लिया और इस फ़ोटो पर लाइसेंस बनाकर कैसे दे दिया। अपनी छानबीन को और आगे बढ़ाते हुए पुलिस अब पाउलो के पड़ोसियों से पूछताछ करती है, जहां वो पुलिस को बताते हैं कि पाउलो उन सभी के साथ बहुत अच्छी तरह पेश आता है और सबसे मिलजुल कर रहता है और इसी वजह से पुलिस अभी भी सही कड़ियों को नहीं जोड़ पा रही थी। इस पूरी चोरी में जो कैश चोरी हुआ था उसका वजन लगभग 3500 किलो था और इसी वजह से पुलिस को ये लगने लगता है कि इतना सारा कैश ले जाने के लिए चोरों ने कई गाड़ियां या कई ट्रक्स का इस्तेमाल किया होगा, जिसकी वजह से उन्हें एक साथ कई गाड़ियों का इंतज़ाम करना पड़ा होगा और इसीलिए पुलिस फैसला करती है कि वो ये पता लगाएंगे कि इतनी सारी गाड़ियाँ कहाँ से ली गई। इस एंगल में छानबीन करते हुए पुलिस को पता चलता है कि एक कंपनी ने एक साथ कई ट्रक्स बेचे हैं और वो भी कैश में, और जिनकी कीमत थी 1 मिलियन रियल, और इन सभी ट्रक्स को खरीदने वाले का नाम था होजे चार्ल्स। होजे एक शिपिंग कंपनी का मालिक था और उनके लिए इतने ट्रक्स खरीदना एक आम बात थी, मगर सबसे अजीब बात यह थी कि ये सभी ट्रक्स कैश में खरीदे गए, जबकि इतने बड़े ट्रांजैक्शंस की डील हमेशा बैंक के थ्रू ही होती थी। अपने शक को दूर करने के लिए पुलिस अब होजे और उसकी कंपनी की छानबीन शुरू करती है, जहां कुछ चौंकाने वाले खुलासे उनके सामने होते हैं। छानबीन के दौरान सेक्रेटरी पुलिस को बताती है कि होजे जो कंपनी का बॉस है वो पिछले संडे से एक ड्राइवर के साथ खुद एक शिपमेंट डिलीवर करने साओ पोलो गया हुआ है। साओ पोलो का नाम सुनते ही पुलिस के दिमाग की घंटी बजती है, क्योंकि सेंट्रल बैंक में हुई चोरी और 1 साल पहले साओ पोलो में हुई चोरी का पैटर्न बिल्कुल सेम था और पुलिस का मानना था कि इस गैंग के ज़्यादातर चोर साओ पोलो से ही हैं। पुलिस ये मानकर चलने लगती है कि हो ना हो होजे चोरी किया गया सारा कैश इन ट्रक्स में भरकर साओ पोलो गया हुआ है, ताकि वो ये कैश अपने गैंग मेंबर्स तक पहुंचा सके। क्योंकि साओ पोलो और फोर्टालीजा, जहां ये सेंट्रल बैंक था, इन दोनों शहरों के बीच 3000 किलोमीटर का फासला था और इस ट्रक को अभी भी साओ पोलो पहुंचने में कुछ और दिन लगने वाले थे, इसलिए पुलिस फैसला करती है कि वो इस ट्रक को रास्ते में ही पकड़ लेंगे। पुलिस इस ट्रक को पकड़ने की तैयारियां शुरू कर ही रही थी कि तभी उन्हें पता चलता है कि ये ट्रक बिलो हॉरिजॉन्टे नाम के एक शहर में है जो साओ पोलो और फोर्टालीजा के बीच में था। ये सुनते ही कुछ पुलिस ऑफिसर्स हेलीकॉप्टर में बैठकर बिलो हॉरिजॉन्टे के लिए निकल जाते हैं और महज कुछ ही देर बाद उन्हें वहाँ की लोकल पुलिस से कॉल आता है, जिसमें उन्हें ये पता चलता है कि ये ट्रक हाईवे पर बने एक पुलिस स्टेशन पर आकर रुका है। ये ट्रक जानबूझकर पुलिस स्टेशन लाया गया था और इसके पीछे की वजह था उस ट्रक में बैठा ड्राइवर। क्योंकि ड्राइवर ना तो चोरी में शामिल था और ना ही उसे ये पता था कि इस ट्रक में क्या है, और वो बस अपने बॉस होजे के कहने पर ये ट्रक लेकर उसके साथ साओ पोलो के लिए निकल पड़ा था। इस सफ़र के दौरान बस 2 सवाल थे जो उससे खटक रहे थे। पहला ये कि अचानक कार्स की इतनी अर्जेंट डिलीवरी क्यों आ गई, क्योंकि इससे पहले आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। और दूसरा सवाल जिसने ड्राइवर को सबसे ज़्यादा चौंकाया वो ये था कि होजे कंपनी का बॉस होकर भी उसके साथ जा रहा था, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। ट्रक चलाने के दौरान कुछ और अजीब चीज़ें भी हुई जिसने ड्राइवर का ध्यान अपनी तरफ खींचा, जिसमें पहली चीज़ ये थी कि होजे हर थोड़ी देर में उससे ट्रक रुकवाता और अपना फ़ोन होते हुए भी बाहर लगे पे फ़ोन का इस्तेमाल करता, और यही गलती होजे को बहुत भारी पड़ी। होजे अभी पे फ़ोन पर किसी से बात कर ही रहा था कि तभी ये ड्राइवर ट्रक से उतरकर पीछे लोड हुई कार्स को देखने लगता है।
ये सभी कार्स अंदर से लॉक थीं और तभी ड्राइवर की नज़र उन नोटों के बंडल पर पड़ती है जो कार्स की सीट के नीचे पड़े थे। ये देखते ही ड्राइवर हक्का बक्का रह जाता है और अब उसे ये समझ आने लगता है कि ये सारे पैसे उसी सेंट्रल बैंक से चुराए हुए हैं जिसकी खबर दिन रात टीवी पर दिखाई जा रही है। ड्राइवर मन ही मन ये फैसला कर लेता है कि वो इस ट्रक को लेकर सीधे पुलिस स्टेशन के सामने ले जाकर खड़ा कर देगा और होजे इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि ट्रक में उसके साथ बैठा ड्राइवर थोड़ी देर में उसे पकड़वा देगा। बहरहाल वो दोनों ट्रक लेकर वहाँ से निकलते हैं और ड्राइवर हाईवे पर पड़ने वाले पहले पुलिस स्टेशन पर ये ट्रक ले जाकर रोक देता है। क्योंकि पुलिस को पहले से इस ट्रक की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, इसलिए वो फौरन ड्राइवर और होजे को गिरफ्तार कर उन्हें पूछताछ के लिए ले जाते हैं और ट्रक में रखा सारा कैश जब्त कर लेते हैं जो लगभग 6 मिलियन रियल था। इस पूछताछ में पुलिस के सामने 2 खुलासे होते हैं। पहला ये कि होजे मार्को रॉजर का भाई है जो साओ पोलो का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर है, और दूसरा ये कि होजे का इस पूरी चोरी में कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। होजे का काम सिर्फ इन पैसों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का था और चोरी वाली रात वो उस गैंग के साथ नहीं था जिसने इस पूरी चोरी को अंजाम दिया था। वो पुलिस को ये भी बताता है कि गैंग के ज़्यादातर मेंबर्स के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता और गैंग के सारे मेंबर्स अपना अपना हिस्सा ले चुके हैं और वो अपना और अपने भाई का हिस्सा लेकर साओ पोलो जा रहा था। पुलिस को इस पूछताछ में ये भी पता चला कि इस गैंग में कुल 34 मेंबर थे और होजे का भाई था जो इस पूरे गैंग और उसके बीच की कड़ी था। और ये पता चलते ही पुलिस होजे को उन अलग अलग क्रिमिनल्स की फ़ोटोज़ दिखाना शुरू करती है जिन पर इस चोरी में शामिल होने का शक था। कुछ फोटोज़ देखने के बाद होजे इन लोगों में से कुछ लोगों को पहचान लेता है और पुलिस को बताता है कि उसने इन्हें पहले भी देखा है। होजे ने कुल 8 लोगों की पहचान की, जिसमें पहले शख्स पाओलो था जिसका नाम पर ग्रास कंपनी रजिस्टर्ड थी और जिसने लाइसेंस फ़ोटो में बीनी पहन रखी थी। दूसरे शख्स का नाम था एलामाओ जो फोर्टलिज़ा में एक जाना माना क्रिमिनल था और कई चोरियां करने के साथ साथ होजे के भाई मार्को का पार्टनर भी था। तीसरे शख्स का नाम था मोइजेस और इसे इस गैंग का सबसे खास मेंबर भी कहा जाता है क्योंकि सन 2001 में सुरंग खोद कर ये 53 कैदियों के साथ जेल तोड़कर भाग गया था और इसी वजह से उसे सुरंग खोदने की भी काफ़ी तजुर्बा था। मोइजेस ही वो शख्स था जिसने सन 2004 यानी सेंट्रल बैंक की चोरी से 1 साल पहले साओ पोलो में चोरी को अंजाम दिया था, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और मोइजेस ने ही सेंट्रल बैंक में चोरी करने के लिए पूरी गैंग तैयार की थी। अब पुलिस के पास सस्पेक्ट्स की एक लंबी लिस्ट थी जिसमें सबसे मेन सस्पेक्ट मोइजेस था और पुलिस का मानना था कि एक बार मोइजेस उनके हाथ लग गया तो वो इस पूरे केस को सॉल्व कर देंगे। ब्राज़ील में चोरी के लिए कानून इतने सख्त नहीं थे जिसकी वजह से चोरों को ज़्यादा कड़ी सज़ा नहीं दी जाती थी और इसी वजह से ज़्यादातर चोर अपनी सज़ा काटने के बाद चोरी किए हुए पैसों से ऐश करते थे। मगर इस बार पुलिस इन चोरों को गिरफ्तार करने के साथ साथ पैसे भी बरामद करना चाहती थी और इसी दौरान पुलिस के हाथ इस केस से जुड़ी पहली कामयाबी लग जाती है। इस घर को बारीकी से स्कैन करने के दौरान पुलिस के हाथ एक सिम कार्ड लग जाता है और पुलिस टेलीकॉम कंपनी की मदद से सिम के सारे नंबर्स निकलवाती है और सभी नंबर्स को सर्विलेंस पर डाल देती है। महज 2 दिन बाद ही पुलिस के कंट्रोल रूम में फ़ोन की घंटी बजती है और ये कॉल उस नंबर पर आ रही थी जिसे उन्होंने सर्विलेंस पर डाला हुआ था और उस कॉल रिकॉर्डिंग में 2 शख्स आपस में ये बात कर रहे थे कि वो अभी भी चोरी किए हुए पैसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ये डर था कि किसी को उन पर कोई शक ना हो जाए। इस कॉल रिकॉर्डिंग में पुलिस एक आवाज़ को पहचान लेती है और ये आवाज़ एंटोनियो एडेमार की थी जिसके नाम पहले से कई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे। हालांकि पुलिस ये तो जानती थी कि एंटोनियो किस एरिया में रहता है मगर वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में नहीं जानते थे और इसीलिए वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने में जुट जाते हैं। इसी दौरान पुलिस के कंट्रोल रूम में दोबारा फ़ोन की घंटी बजती है और इस बार जो कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस ने सुनी उससे उनके हाथ कई अहम सबूत लग गए। इस कॉल रिकॉर्डिंग में एंटोनियो एक औरत से ये कह रहा था कि वो रबर बैंड्स का इंतज़ाम करे ताकि वो चोरी किए हुए पैसों के बंडल्स बना सकें और इसी कॉल रिकॉर्डिंग के दौरान पुलिस एंटोनियो की लोकेशन ट्रैक कर लेती है। इस ट्रैकिंग से पुलिस को ये पता चलता है कि एंटोनियो एक लाल रंग के घर में रह रहा है और पुलिस सिविल कपड़ों में एंटोनियो के घर के सामने एक कैफ़े में बैठकर उस पर नज़र रखने लगती है। कुछ देर बाद 2 लोग इस लाल घर से बाहर निकलते हैं और पुलिस ऑफिसर देखता है कि उन दोनों में से एक शख्स उन्हीं की तरफ देख रहा है, जिससे पुलिस को ये लगने लगता है कि ये शख्स उनके बारे में जान चुका है और पुलिस ऑफिसर फ़ौरन अपनी गन निकालकर उन दोनों को ज़मीन पर लेटने के लिए कहता है। पुलिस टीम के बाकी ऑफिसर सिग्नल मिलते ही इस लाल घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और घर के अंदर मौजूद सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। घर के अंदर घुसने के बाद पुलिस देखती है कि चोरी किया हुआ सारा कैश इधर उधर फैला हुआ है। कुछ कैश दीवारों के पास रखा हुआ था, कुछ प्लास्टिक की थैलियों में और कुछ कैश उन लोगों ने ज़मीन में गड्ढा करके उसमें रखा हुआ था। पुलिस ने जो कैश वहाँ से बरामद किया उसकी कीमत थी 12 मिलियन रियल यानी $2 मिलियन। गिरफ्तार हुए सभी 5 लोगों में एंटोनियो के साथ डेविड भी था जो एंटोनियो का बॉस था और जिसे चोरी किए हुए पैसों को बराबर से बांटने का काम दिया गया था।
पुलिस के हाथ अब वो 2 लोग लग चुके थे जिनका इस चोरी में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, और बाकी पकड़े गए 3 लोग बस डेविड के आदमी थे और उनका इस चोरी में कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मगर इन्हीं में से एक शख्स था जिससे पूछताछ के दौरान पुलिस के हाथ वो सबूत लगे जिसने इस पूरे केस का रुख मोड़कर रख दिया। इस शख्स का नाम था डिस्मार, जो पूछताछ के दौरान पुलिस को बताता है कि उसने बैंक में गार्ड को रिश्वत खिलाई थी जिसका नाम एडल्सन है और वो उसका दोस्त भी है, और इसी गार्ड की मदद से उन लोगों को बैंक के सभी सिक्योरिटी सिस्टम्स के बारे में पता चला, जिसकी वजह से वो सीसीटीवी कैमराज और अलार्म सेंसर्स को चकमा देने में कामयाब हो गए थे। इस बात से ये साफ हो गया कि पुलिस का अंदाज़ा शुरू से ही सही था कि इस चोरी में बैंक का ही कोई एम्प्लॉय मिला हुआ है, मगर उनके सामने अभी और कई चौंकाने वाले खुलासे होना बाकी थे। इस छानबीन के दौरान पुलिस ने शक की बिना पर एक और शख्स का फोन सर्विलेंस पर डाल दिया था जिसका नाम था रेमोंडो लोरेंडो, क्योंकि पुलिस का मानना था कि यह शख्स भी इस चोरी में शामिल था। 10 महीने चली कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद पुलिस को पता चलता है कि रेमोंडो ब्राज़ील के शहर पोर्टो एलेग्रे जाने वाला है किसी से मिलने के लिए, और पुलिस उसका पीछा करना शुरू कर देती है। पोर्टो एलेग्रे पहुंचने के बाद रेमोंडो की मुलाकात एयरपोर्ट पर एक शख्स से होती है जिसका नाम था एलेसेंड्रो, और वो दोनों एक कार में बैठकर एलेसेंड्रो के घर के लिए निकल जाते हैं, मगर वो दोनों इस बात से बेखबर थे कि पुलिस उनका पीछा कर रही है। पुलिस अब लगातार उस घर पर नज़र रखने लगी जिसमें रेमोंडो और एलेसेंड्रो रह रहे थे, और इसी दौरान पुलिस देखती है कि और भी कई लोगों का आना जाना इस घर में लगा हुआ है। ये सभी लोग अलग अलग वक्तों में 2-3 के ग्रुप्स में आते और घंटों इस घर के अंदर वक्त बिताते, और एक दिन तो ये सभी लोग एक साथ घर के अंदर दाखिल हुए जिसमें कुल 11 लोग थे। ये देख पुलिस फ़ौरन ये समझ गई कि ये लोग कोई बड़ी चोरी प्लान कर रहे हैं, और इसी दौरान एक दिन पुलिस एलेसेंड्रो का पीछा करते हुए बस स्टैंड तक पहुंच गई जहां कुछ लोग पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहे थे। ये सभी लोग वहाँ एक छोटे से कार ट्रक के साथ खड़े थे जिसमें बहुत सारा सामान लोड था, और फिर वो एलेसेंड्रो के साथ एक कार में बैठते हैं और इस कार ट्रक को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। ये कार ट्रक शहर के बीचों बीच इस बिल्डिंग पर आकर रुकता है जहाँ वो ट्रक से सारा सामान इस बिल्डिंग के अंदर अनलोड कर देते हैं, और छानबीन के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि इन लोगों ने पूरी बिल्डिंग किसी फेब्रेसो के नाम पर 1.5 मिलियन रियल में खरीद ली थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर चोरों के गैंग ने पूरी बिल्डिंग क्यों खरीदी, और वो क्या सामान था जो वो इस बिल्डिंग के अंदर ले जाकर रख रहे थे। और महज कुछ दिन नज़र रखने के बाद पुलिस को ये पता चलता है कि ये सभी चोर इस बिल्डिंग के अंदर एक सुरंग खोद रहे थे, और जब पुलिस ने इस पूरे एरिया का मुआयना किया तब उन्हें ये पता चला कि इस एरिया में एक बहुत बड़ा बैंक है जिसका नाम था बैनरिसल, और ये इस बिल्डिंग से बहुत करीब था। इस इमेज में साफ देखा जा सकता है कि ये बैंक इस बिल्डिंग से कितना करीब था, और अब पुलिस साफ तौर पर समझ चुकी थी कि ये सभी चोर इस बैंक में चोरी करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ये गैंग और सेंट्रल बैंक में चोरी को अंजाम देने वाली गैंग दोनों आपस में अलग थी, मगर दोनों गैंग्स में कुछ ऐसे मेंबर थे जो इन दोनों चोरियों में इन्वॉल्व थे, और इन्हीं मेंबर्स की वजह से पुलिस इस नई गैंग तक पहुंचने में कामयाब हुई थी। पुलिस अब इस बिल्डिंग के सामने एक बिल्डिंग में रेंट पर रहने लगती है, और जैसा कि इस इमेज में साफ देखा जा सकता है कि ये वो बिल्डिंग है जिसमें पुलिस रेंट पर रह रही थी। ये वो बिल्डिंग है जिसके अंदर चोर खुदाई का काम कर रहे थे, और ये थी बैंक की बिल्डिंग। अब पुलिस इस बिल्डिंग में हर एंगल पर सर्विलेंस कैमरास और अपने सभी डिवाइसेस सेट करना शुरू करती है ताकि वो हर वक्त चोरों पर बहुत बारीकी से नज़र रख सके, मगर वो इस बात से बेखबर थी कि जिन चोरों से उनका पाला पड़ा है वो बहुत ही शातिर और चालाक हैं। इस बार इन चोरों ने खुदाई करने का एक नायाब तरीका निकाला, और वो ये था कि ये सभी चोर खुदाई के दौरान कॉन्ट्रैक्टर और मजदूरों के यूनिफॉर्म्स पहनते थे, जिससे सभी को ये लगे कि वो एक बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। नज़र रखने के दौरान पुलिस देखती है कि ये चोर अंदर से मिट्टी की बोरियां बाहर लाकर रख रहे थे, और तभी पुलिस कमांडर अपनी टीम से कहता है कि वो इन बोरियों को चेक करें, क्योंकि अगर इन बोरियों में अभी ज़मीन के टुकड़े हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने अभी ज़मीन खोदना शुरू करी है, और अगर इन बोरियों में मिट्टी और बालू है तो इसका मतलब है कि ये चोर ज़मीन के नीचे सुरंग खोदना शुरू कर चुके हैं। पुलिस का प्लान था कि ये चोर जैसे ही बैंक के बेसमेंट तक पहुंचेंगे वो उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे, मगर इसी दौरान कुछ अजीब हुआ जिसने पुलिस को चौंका कर रख दिया। इन सभी चोरों की कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के दौरान पुलिस को ये पता चला कि कोई थर्ड पार्टी है जो इन चोरों को ब्लैकमेल कर रही है, क्योंकि उन्हें ये पता था कि ये चोर उस बिल्डिंग के अंदर क्या कर रहे हैं, और इन्हें एक्सपोज ना करने के बदले वो होने वाली लूट में उनसे अपना हिस्सा मांग रहे थे। इधर पुलिस को ये डर सताने लगता है कि इस थर्ड पार्टी की वजह से उनका पूरा प्लान चौपट ना हो जाए, और तभी पुलिस देखती है कि 2 लोग पुलिस यूनिफॉर्म में इस बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं और इन चोरों से कुछ बातचीत करने लगते हैं। पुलिस की हैरत का तब ठिकाना नहीं रहता जब उन्हें ये पता चलता है कि यही 2 पुलिस ऑफिसर वो थर्ड पार्टी हैं जो इन चोरों को ब्लैकमेल कर रहे हैं और लूट में अपना हिस्सा मांग रहे हैं। ये देख नज़र रख रही पुलिस फैसला करती है कि उन्हें जल्द से जल्द रेड मारकर इस गैंग को गिरफ्तार करना होगा, और वो 2 स्नाइपर बिल्डिंग की छत पर तैनात कर देते हैं ताकि किसी इमरजेंसी में वो काम आ सकें। बहरहाल पुलिस चोरों की बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेती है और मेन गेट से होते हुए बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है।
चूँकि इन चोरों के पास इस वक्त कोई हथियार नहीं था, इसलिए वो चुपचाप पुलिस के सामने सरेंडर कर देते हैं। इस रेड में कुल 26 चोर गिरफ्तार हुए और पुलिस को वो गड्ढा और सुरंग भी मिल गई जिसमें वो लोग खुदाई कर रहे थे। मगर एक सुराग और पुलिस के हाथ लगा जिसने सेंट्रल बैंक रॉबरी और इस होने वाली चोरी को आपस में जोड़ दिया। पुलिस देखती है कि सुरंग को रोकने के लिए लकड़ी और स्टील के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था और सुरंग खोदने का ये बिल्कुल वही तरीका था जो सेंट्रल बैंक रॉबरी में इस्तेमाल किया गया था। सुरंग के अंदर जाने पर पुलिस को पता लगता है कि चोर सुरंग को 78 मीटर तक खोद चुके थे और महज 12 मीटर ही बचा था बैंक बेसमेंट तक पहुंचने के लिए। और गिरफ्तार हुए सभी चोरों में रेमंड और एलेसांड्रो ही थे जो सेंट्रल बैंक रॉबरी में शामिल थे। अब सन 2007 आ चुका था और सेंट्रल बैंक रॉबरी को हुए भी 2 साल बीत चुके थे, मगर अभी भी पुख्ता सबूत ना होने की वजह से पुलिस के हाथ बहुत सारे चोर नहीं लगे थे और ये तहकीकात अभी भी चल रही थी। पुलिस अभी भी कई क्रिमिनल्स और इनकी फैमिलीज की कॉल्स को टैप कर रही थी और उन पर नज़र रख रही थी। और तभी सेंट्रल बैंक रॉबरी से जुड़ा एक और चोर पुलिस के हाथ लगता है। कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के दौरान पुलिस को पता चलता है कि होजे मार्लियोटो नाम का एक चोर जो इस रॉबरी में शामिल था वो किसी बीच पर छुट्टियां मना रहा है। ये पता चलते ही पुलिस उस बीच पर पहुंचती है, मगर चूंकि उसने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली थी इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाते। और तभी पुलिस की नज़र उसके साथ चल रही उसकी बीवी पर पड़ती है, जिससे उन्हें यह पता चल जाता है कि यही शख्स होजे मार्लियोटो है। ये देख एक पुलिस ऑफिसर धीरे से होजे के कान में जाकर कहता है कि हम फेडरल पुलिस से हैं और तुम्हारा खेल ख़त्म हो चुका है। फेडरल पुलिस का नाम सुनते ही होजे वहीं बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और पुलिस उसकी वीडियो बना रही है। और इसी दौरान वो कुछ चौंकाने वाले खुलासे पुलिस के सामने करता है। वो पुलिस को बताता है कि पिछले 2 साल उसकी ज़िंदगी के सबसे बदतरीन साल गुजरे हैं और हालांकि इस चोरी के बाद वो एक करोड़पति बन चुका था, मगर इसके बावजूद भी वो हर वक्त टेंशन और स्ट्रेस में रहने लगा था। पुलिस को तब बहुत अजीब और अटपटा सा लगा जब वो खुद पुलिस से कहता है कि वो उसे जेल में डाल दें ताकि सज़ा काटने के बाद वो अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू कर सके। होजे के इस रवैये से पुलिस बहुत कश्मकश में पड़ गई कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। और तभी पुलिस उससे पूछती है कि उसने चुराए हुए पैसे कहाँ छुपाए हैं, जिसके बाद होजे उन्हें एक गड्ढा खोदकर 2 डिब्बे निकाल कर देता है। पहले डिब्बे में बहुत सारा कैश रखा हुआ था और दूसरे डिब्बे में उन सभी प्रॉपर्टीज़ के पेपर्स रखे हुए थे जो उसने इन चोरी के पैसों से ख़रीदी थी। और पुलिस इन सभी कैश, डॉक्यूमेंट्स और सारी प्रॉपर्टीज़ को जब्त कर लेती है। होजे को गिरफ्तार हुए अभी कुछ महीने ही बीते थे कि इसी साल सन 2007 में पुलिस के हाथ इस गैंग का एक और मेंबर लगता है जिसका नाम था एलामाओ, और जिसके बारे में पुलिस का मानना था कि वो इस पूरे रॉबरी ऑपरेशन का मास्टरमाइंड है। एलामाओ पर नज़र रखने के दौरान पहले तो पुलिस श्योर नहीं थी कि यही एलामाओ है, क्योंकि उसने अपना पूरा हुलिया बदल लिया था। मगर जब पुलिस ने उसके दाएं हाथ पर वो टैटू देखा जो उसकी पहचान थी, तब पुलिस ने उसे फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया और उसके सारे पैसे और प्रॉपर्टीज जब्त कर ली। अगली कामयाबी पुलिस के हाथ सन 2008 में लगती है और इस बार गिरफ्तार होने वाला वही शख्स था जिसने फ़ोटो में बीनी पहन रखी थी और जिसके नाम पर ग्रास कंपनी रजिस्टर्ड थी। पुलिस ने इसे एक कार रेंटल कंपनी की बिल्डिंग से बाहर आते वक्त गिरफ्तार किया, मगर इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने पुलिस को चौंका कर रख दिया। क्योंकि पुलिस वाले सिविल ड्रेस में थे और जब वो उसे बताते हैं कि वो उसे गिरफ्तार करने आए हैं तो वो इस बात पर यकीन नहीं करता, जिसके बाद पुलिस वाले उसे अपना बैज भी दिखाते हैं, मगर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि उसे किडनैप किया जा रहा है। मगर वो उसे गिरफ्तार कर उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान पुलिस को ये पता चलता है कि जिस नाम पर उसने एक कंपनी रजिस्टर्ड कराई थी वो एक नकली नाम है और उसका असली नाम बेलो हॉरिजॉन्टे है। और साथ ही साथ पुलिस उससे ये भी पूछती है कि गिरफ्तार होते वक्त वो ये क्यों चिल्ला रहा था कि उसे किडनैप किया जा रहा है, जिसके जवाब में बेलो उनके सामने वो खुलासे करता है जिसे सुनकर पुलिस के होश उड़ जाते हैं। वो पुलिस को बताता है कि इस बैंक रॉबरी के बाद वो पहले भी 2 बार किडनैप हो चुका है और दोनों बार ये किडनैपर्स पुलिस बनकर आए थे और उसे उनके चुंगल से छूटने के लिए हर बार अच्छे खासे पैसे देने पड़े थे। उसने पुलिस को ये भी बताया कि जितने भी चोरों ने सेंट्रल बैंक रॉबरी को अंजाम दिया था उन सभी के पीछे कोई ना कोई गैंग लग गया था, क्योंकि वो सभी उनसे पैसे लेना चाहते थे और इसी वजह से गैंग के सभी मेंबर्स या तो किडनैप हो रहे थे और या तो गायब होते जा रहे थे। अब पुलिस को समझ आने लगता है कि होजे क्यों टेंशन और स्ट्रेस में रहने लगा था और उसने खुद पुलिस से क्यों जेल में डालने की बात कही थी, क्योंकि वो दूसरे गैंग से बचने के लिए 2 साल तक जंगलों और इधर उधर छुपता फिर रहा था। इन सभी गैंग मेंबर्स ने पूछताछ के दौरान पुलिस को जो भी बातें बताई उन सब में एक बात कॉमन थी और वो ये थी कि उन सभी को इस गैंग में मोइसेस ने शामिल किया था। वही मोइसेस जो सुरंग खोदकर 53 कैदियों के साथ जेल तोड़कर भागा था और जिसे सुरंग खोदने का अच्छा खासा तजुर्बा था। पुलिस अब अपना पूरा ध्यान मोइसेस पर लगा देती है, क्योंकि उनका यह मानना था कि मोइसेस के गिरफ्तार होते ही पूरा केस सॉल्व हो जाएगा। मगर मोइसेस एक बहुत ही चालाक और शातिर आदमी था और वो ये बहुत अच्छी तरह जानता था कि पुलिस की नज़रों से कैसे बचा जाए।
इस चोरी को हुए अब 4 साल बीत चुके थे, मगर मोइसेस अभी भी पकड़ा नहीं गया था और तभी पुलिस के हाथ मोइसेस की बीवी की लोकेशन लग जाती है। पहले तो पुलिस उसके घर के बाहर से उस पर नज़र रखने लगती है, इस उम्मीद में कि मोइसेस जब अपने बीवी बच्चों से मिलने आएगा तो वो उसे गिरफ्तार कर लेंगे, मगर वो वहाँ नहीं आया। थक हार कर पुलिस मोइसेस की बीवी के फ़ोन को भी सर्विलेंस पर डाल देती है, जिसमें कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के दौरान उन्हें ये पता चलता है कि उसकी बीवी हर वीकेंड पर मोइसेस के बेटे को उससे मिलवाने ले जाती है। पुलिस उसकी बीवी का पीछा करते हुए उस बिल्डिंग तक पहुंच जाती है जहां मोइसेस छुपा हुआ था, मगर पुलिस ये नहीं चाहती थी कि वो उसे बिल्डिंग के अंदर घुसकर गिरफ्तार करें, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर और लोग भी रहते थे और इस गिरफ्तारी के दौरान गोली चलने से उनकी जान को खतरा भी हो सकता था। इसलिए पुलिस मोइसेस को अपने जाल में फंसाने के लिए एक चाल चलती है। पुलिस बिल्डिंग के गार्ड से कहती है कि वो मोइसेस को कॉल करके ये बताए कि बिल्डिंग में रहने वाले एक शख्स ने कार निकालते वक्त गलती से उसकी कार को टक्कर मार दी है और उसे नीचे आने को कहे। पुलिस की ये तरकीब काम कर गई और मोइसेस फौरन बिल्डिंग से उतरकर नीचे बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगा, जैसे पुलिस सीसीटीवी कैमराज में बैठकर देख रही थी। मोइसेस इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि बेसमेंट में पुलिस उसका इंतजार कर रही है और वो लिफ्ट के दरवाज़ा खुलते ही जैसे ही बाहर आता है वो देखता है कि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर उस पर बंदूक ताने और उसे घेरे खड़े हैं। ये देखते ही मोइसेस के पैरों तले ज़मीन सरक जाती है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और इस तरह सेंट्रल बैंक रॉबरी का मास्टरमाइंड पुलिस के हाथ लग चुका था। मोइसेस को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि पुलिस उसे 4 साल बाद पकड़ लेगी, क्योंकि उसे यही लगता था कि अब तक पुलिस इस केस को भूल चुकी होगी और उसकी यही लापरवाही उसे बहुत भारी पड़ गई। पुलिस के हिसाब से इस पूरी बैंक रॉबरी के 3 मास्टरमाइंड थे। पहला मोइसेस और दूसरा एलएमओ, जिन्हें पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी, और अब आखिरी मास्टरमाइंड बचा था जिसका नाम था फर्नांडिनो। फर्नांडिनो साओ पोलो का एक जाना माना ड्रग डीलर था और पुलिस इसके बारे में पहले से ही जानती थी। फर्नांडिनो ही वो शख्स था जिसने इस पूरी रॉबरी ऑपरेशन को फाइनेंस किया था, जिसमें घर लेकर उसे कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड कराने से लेकर खुदाई के औजार, गैंग मेंबर्स के लिए खाना, कार्स, ट्रक, हर चीज़ का इंतजाम उसी ने किया था और इसमें लगभग 3 मिलियन रियल खर्च हुए थे। फाइनेंसर होने की वजह से इस लूट का सबसे बड़ा हिस्सा भी उसने ही रखा था, जो था 25 मिलियन रियल, और ये उसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया। क्राइम की दुनिया में अगर किसी के पास अचानक बहुत सारा पैसा आ जाए तो वो ज़्यादातर क्रिमिनल्स के लिए एक टारगेट बन जाता है, और फर्नांडिनो के साथ भी वही हुआ। फर्नांडिनो भी बाकी गैंग मेंबर्स की तरह 2 बार किडनैप हुआ और उसे किडनैप करने वालों ने भी पुलिस यूनिफॉर्म्स पहन रखे थे, मगर ये उस वक्त पता नहीं चल पाया कि वो पुलिस यूनिफॉर्म पहने क्रिमिनल थे या असली करप्ट पुलिस ऑफिसर्स। और दूसरी बार हुई किडनैपिंग के बाद फर्नांडो कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। हुआ यूं कि दूसरी बार किडनैप होने के बाद किडनैपर्स ने उसके घर वालों से $1 मिलियन की फिरौती मांगी, जो उसके घर वालों ने किडनैपर्स को दे दी, मगर उन लोगों ने फर्नांडो को नहीं छोड़ा और कुछ दिन बाद पुलिस को फर्नांडो की लाश मिली। सेंट्रल बैंक केस की छानबीन कर रही पुलिस ने जब फर्नांडिनो के मामले की छानबीन की तब उन्हें पता चला कि फर्नांडिनो को किडनैप करने वाले 2 करप्ट पुलिस ऑफिसर्स थे, और फिरौती लेने के बाद उन्होंने फर्नांडिनो को इसलिए मार दिया क्योंकि वो उन्हें पहले से ही जानता था और उन्हें डर था कि अगर उन्होंने उसे छोड़ दिया तो वो उनसे बदला लेने के लिए उन्हें एक्सपोज कर देगा और उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इन करप्ट पुलिस ऑफिसर्स ने महज फर्नांडिनो को ही नहीं मारा, बल्कि इन्होंने गैंग के कई मेंबर्स को फिरौती लेने के बाद मार दिया, सिर्फ एक्सपोज होने के डर से। और यही वो वजह थी कि एक एक करके गैंग के सभी मेंबर्स गायब होते चले गए। गैंग के कुछ मेंबर्स को दूसरे गैंग्स ने भी निशाना बनाया, जिसमें गैंग के एक मेंबर पेड्रो के घर कुछ लोग अचानक घुस आते हैं और उसके बीवी बच्चों को जख्मी करके घर में रखे 1 मिलियन रियल लूट ले जाते हैं। इस हादसे से पेड्रो इतना डर गया कि उसने खुद पुलिस के पास जाकर सरेंडर कर दिया। इस बैंक रॉबरी को आज भी ब्राज़ील की सबसे बड़ी और बेहतरीन बैंक रॉबरी कहा जाता है, जिसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशंस, गिरफ्तारियां, खून खराबा और लोगों के गायब होने का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। हालांकि पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर कुछ गैंग मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया, वहीं कुछ गैंग मेंबर्स मारे गए या गायब हो गए, मगर एक गैंग मेंबर अभी भी है जिसे पुलिस आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाई और उसका नाम है जुविन हॉल। पुलिस इन सभी गैंग मेंबर से 34 मिलियन रियल ही बरामद कर पाई और ये चोरी हुई रकम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा था। चूँकि ब्राज़ील में चोरी के लिए सख्त कानून ना होने की वजह से चोरी की सज़ा कम सुनाई जाती है, मगर इन चोरों ने इन पैसों से घर और गाड़ियां खरीदी और मनी लॉन्ड्रिंग की, और ब्राज़ील में इसे एक संगीन जुर्म माना जाता है, जिसकी वजह से कोर्ट उन्हें 100 साल की सज़ा सुनाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।